जी फैसल साहब फ्राम आज़ाद कश्मीर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था तमाम मुतासरीन से कि नैब को सैफुर रहमान ने डाटा दिया है, कोई शक नहीं। लेकिन नैब उस डाटा को किसी भी अकाउंट आईडी के उस वक्त फ़ाइनल कंसीडर करेगी जब किसी भी मुतासिर के पास कोई प्रूफ ना हो। जिनके पास प्रूफ होगा, नैब उनके ही डाटा को प्रूफ के मुताबिक कंसीडर करेगी, वेरीफाई करेगी। अब इस सिलसिले में सबसे बुनियादी बात यह है कि जो हजरात जा रहे हैं नैब ऑफिस, वो रूहुल अमीन साहब से मिलने की लाजमी कोशिश किया करें। अगर सूए इत्तेफाक वो अवेलेबल ना हो तो उनके असिस्टेंट से मिलने की कोशिश किया करें। बाकी आप जब नैब जाते हैं तो वहाँ जो डीलिंग क्लर्क्स होते हैं, जिनके पास ये एप्लीकेशंस होती हैं, आप लोग उनके पास जाते हैं तो उन वो जो वो बात करते हैं वो ऑथेंटिक तो होती है, लेकिन फिर भी बेहतर यही है कि आप लोग रूहुल अमीन साहब से मिला करें, क्योंकि ये बहरहाल आपका हक हलाल का पैसा है। सैफुर रहमान ने डेटा दिया है और आपके पास अगर प्रूफ है तो फिर सैफुर रहमान के दिए हुए डेटा की कोई अहमियत नहीं है कानूनी तौर पर। जी आमिर बिन शब्बीर साहब, बात तो वही आ जाती है ना कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं हर इदारे के, और यहाँ मामला है पैसों का। मुफ्ती साहब तो क्या, कोई भी किसी की तरफ से एप्लीकेशन देने का कानूनी तौर पर मजाज नहीं होता। उसका फिर एक दूसरा कानूनी तरीक़ेकार होता है, उसकी अटॉर्नी होती है, उसकी तरफ से अथॉरिटी लेटर होता है। फिर उस अथॉरिटी लेटर की नैब उससे तस्दीक करती है बाई फ़ोन कॉल। जब वो ओके कर देता है फिर वो एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल होती है। तो अब यार, इदारा है, को खाला जी का घर तो नहीं है कि जिसकी जो मर्जी आए वो उस हिसाब से चाहे कि इदारा उनके साथ ताउन करे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसमें गुस्से वाली या एग्रेसिव होने की तो कोई बात ही नहीं है। आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, इदारा आपके साथ ताउन करेगा। और हम क्या यहाँ पे टीच कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, कवानीन ही तो समझा रहे हैं। तो आप इदारे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं और फिर उल्टा आप इदारे से शिकवा कर रहे हैं कि इदारा ताउन नहीं कर रहा। तो ये तो फिर, सॉरी टू से, इसको तो फिर ब्लैकमेलिंग कहते हैं कि यार काम करे इदारा तो मेरी मर्जी से करे, नहीं तो फिर मैंने उसके अगेंस्ट स्टेटमेंट देना है। तो अब अगर ये कोई आम फहम इंसान, आम जहन रखने वाला बीफारियू का मेंबर ऐसी बात करे तो वो तो चलो हलक से उतरती है। लेकिन मुफ्ती साहब का एक मुकाम है, एक मंजिलत है, एक कदर है हम सब के जहनों में। हम सब उनकी बेपनाह रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। और फिर मुफ्ती साहब का मुताला हमारी निस्बत काफ़ी हाई है शरई मामलात में। अब देखें ना, अगर स्टार्ट से बात की जाए तो ये तो सारे सिस्टम ही नाजायज़ है ना। बी फॉर यू क्या, इस किस्म के जितने भी हैं। अब मैं चलें शरीयत की बात कर लेता हूँ ना। शरई एतबार से हर वो अर्निंग सिस्टम जिसकी इजाज़त आपकी रियासत नहीं देती और वो आप करते हैं, तो शरई एतबार से वो नाजायज़ होता है। तो इस बात का इल्म मुझे भी है, कुतुब में भी लिखा है, मुक़द्दसा में, अहादीस की कुतुब में भी मौजूद है। तो मुफ्ती साहब को तो इसका इल्म हमसे पहले से होगा। उसके बावजूद चलो गलती इंसान से ही होती है, मुफ्ती साहब से भी हुई, उन्होंने बी फॉर यू ज्वाइन की हमारी तरह। लेकिन उसके बाद जब रिज़ल्ट अच्छा नहीं निकला, यानी गलत काम का अंजाम गलत, हम गलत काम का ही तो सारे ये अंजाम भुगत रहे हैं जो हमारे ये 5 साल ज़ाया हुए हैं। अगर ये काम जायज़ किस्म का होता तो मेरा ख्याल है कुदरत की तरफ से तो खैर ही खैर होती है ना। तो चलो जो होना था सो हो गया, लेकिन उसके बाद तो फिर स्टॉप हो जाना चाहिए था ना। मैंने अपनी लाइफ में टोटल 3 कंपनियां की हैं जो काबिल ज़िक्र हैं, जो कि मैंने गलत किया। एक पे डायमंड थी, एक जीटी थी, और तीसरी ये बी फॉर यू है। परपाल कंपनी में मैं गया था, 5,000 की इन्वेस्टमेंट की थी, 10-15 हज़ार मैंने उसमें से अर्न कर लिया था। उसके बाद वो कंपनी बंद हुई, क्या हुआ मुझे उसका कुछ इल्म नहीं। लेकिन काबिल ज़िक्र कंपनीज ये 3 ही हैं। और इन 3 के अलावा
آج تک اب جب میں نے توبہ کر لی ہے تو کوئی کمپنی میں نے جوائن نہیں کی، اور میں ایک عام فہم آدمی ہوں، میں مفتی مولانا یا قاری نہیں ہوں۔ تو مفتی صاحب یک کے بعد دیگرے کمپنیز پہ کمپنیز جوائن بھی کرتے رہے ہیں۔ اچھا، خود تو جوائن کی سو کی، مدرسے والوں کو بھی جوائن کروا دی، مدرسے کا بھی پیسہ انہوں نے لگوا دیا۔ مفتی صاحب کی 10 5 نہیں 52 اپلیکیشنز ہیں جو اعجاز صاحب کے تھرو گئی ہیں، اور وہ اپلیکیشنز بھی اعجاز صاحب نے اور ہم نے بہت زور دے کر ان سے دلوائی ہیں۔ مفتی صاحب تو اپلیکیشنز دے ہی نہیں پا رہے تھے، ان کے پاس ٹائم نہیں بن رہا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے اپلیکیشنز دے دی۔ اب وہ اپلیکیشنز جو دی ہیں تو ان میں جتنوں پر تعاون ہو گیا نیب کی طرف سے، اس میں ریکوائرمنٹ پوری ہیں۔ جن پر نہیں ہو رہا، ظاہر سی بات ہے، قوانین اور جو ہیں وہ ریکوائرمنٹس کے وہ پورے نہیں ہو رہے ہوں گے، اس سلسلے میں نیب تعاون نہیں کر رہی ہوگی۔ تو اب یہاں پہ بہت سارے اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں جو پھر سادے لوگوں میں گمراہی اس سے پھیلتی ہے۔ تو مفتی صاحب بیفاریو کے بعد کیشورت میں بھی گئے، پھر کیشورت کے بعد بھی کافی ساری کمپنیز نوٹس میں آئی ہیں تو جن میں کنٹینیوٹی ہے ان کی۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، تو یہاں تو میں کم سے کم 3 سوراخوں سے ڈسا جا چکا ہوں، میں نے 3 کے بعد توبہ کی ہے، مفتی صاحب مسلسل ڈسے جا رہے ہیں۔ تو ان کی طرف سے بھی اب سلسلے کو اسٹاپ ہونا چاہیے نا۔ یہاں تو چلو میں بیٹھا ہوں جس نے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کے لیے کہ یار ہم نے یہ غلط کام کیا جو ان کمپنیز میں انویسٹمنٹ کی، اللہ سے معافی مانگی، توبہ کی، اور ان غلطیوں کو سدھارنے کے لیے یہ عوامی خدمت کا سمجھیں ٹھیکہ اٹھا لیا، اور آج تک یہ خدمت 5 سال سے کرتے آ رہے ہیں۔ معاملات کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ نیب بھی ایکٹیو ہو گیا، اور سیف الرحمان بالآخر پلی بارگین پر بھی مجبور ہو گیا۔ یہ پلی بارگین ہو رہی ہے تو اسی لیے تو یہ ویریفیکیشنز ہو رہی ہیں۔ تو ہماری تو پرفارمنس سب کے سامنے ہے، پھر ہماری کارکردگی پہ کوئی عام فہم نہیں۔ مفتی صاحب جیسا معتبر آدمی اگر اس طرح کی گفت و شنید کرے تو اس سے دل ٹوٹتے ہیں، لیکن بہرحال کام رکنے والا تو ہے نہیں۔ جہاں ہزاروں ہوئے ہیں وہاں یہ چند 100 جو ہیں رہ گئے وہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔